फिल्म की शुरुआत एक व्यक्ति दया से होती है जो चोरी के आरोप में लंबे समय से जेल में था। आज उसे रिहा किया जा रहा है और पुलिस उसे चेतावनी देती है कि वो फिर से ऐसा कुछ ना करे जिससे उसे वापस जेल जाना पड़े। रिहाई के बाद दया एक तालाब की ओर जाता है जहां कई लोग नहा रहे होते हैं। एक पल के लिए उसे भी डुबकी लगाने का मन करता है। वो एक व्यक्ति को देखता है जो मोबाइल पर गाने सुनते हुए गोता लगा रहा है। उस व्यक्ति ने दया की ओर देखकर कहा, कोई परेशानी नहीं, अपने कपड़े उतारो और तुरंत कूद जाओ, यहाँ कोई चोरी नहीं करता। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि दया एक चोर है। दया उसका फोन चुरा लेता है, सिम कार्ड निकालकर फेंक देता है। इतने दिनों बाद आज़ादी का एहसास होने पर वो सेलिब्रेट करने के लिए मूवी देखने का फैसला करता है। लेकिन फिल्म बोरिंग निकलती है, इसलिए वो आधा ही देखता है। वापस आते समय वो थिएटर की पार्किंग में एक बाइक देखता है जिसकी चाबी अभी भी लगी हुई है। ये तो सुनहरा मौका है। दया बाइक चुरा लेता है, नंबर प्लेट बदल देता है और उस पर RX 100 का टैग भी चिपका देता है। फिर वो सवारी करने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक सुनसान घर दिखाई देता है जहां सारी लाइटें बंद हैं। सोचता है कि अंदर कोई नहीं है तो वो लूटने की योजना बनाता है। वो चुपचाप अंदर घुसता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई मौजूद है। एक कमरे में वो एक बंधा हुआ व्यक्ति देखता है। जब दया पास जाता है तो वो व्यक्ति उसे अपने बेटे कुमार समझ लेता है। थोड़ी बातचीत के बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि दया उसका बेटा नहीं है। वो कहता है कि उसका नाम वेलेन है और उसे अल्जाइमर है, इसलिए उसे चीजें भूल जाया करती हैं। यही वजह है कि उसने दया को कुमार समझा, क्योंकि कुमार उसे ऐसे बांध देता है ताकि वो इधर उधर न भटक सके। दया कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम बंधे हो या आज़ाद, मैं यहाँ घर लूटने आया हूँ। वो पैसे की तलाश शुरू करता है, लेकिन वेलेन कहता है, यहाँ बेचने लायक कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय अगर तुम मुझे खोल दो तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। दया हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे पास 25,000 रुपए कहाँ से आएगा? वेलेन जवाब देता है, मैं इसे ATM से निकाल लूंगा। दया पूछता है, अगर तुम्हें अल्जाइमर है तो पिन कैसे याद रखोगे? वेलेन कहता है, जैसे ही मैं ATM मशीन देखता हूँ पिन अपने आप याद आ जाती है। दया मान जाता है, उसे खोल देता है और ATM तक ले जाता है। वेलेन मशीन देखता है और पिन सचमुच याद आ जाती है। वो 25,000 रुपए निकालता है। उधर दया झांक कर अंदर देखता है और स्क्रीन पर वेलेन के खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाता है। 25 लाख रुपए। ये देखकर दया पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। दया को एहसास हो गया था कि वेलेन उसके लिए एक सुनहरा हंस की तरह है और उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए वेलेन को 25,000 रुपए देने के बाद जब वो जाने लगा तो दया ने उसे जाने नहीं दिया। उसने जल्दी से कहा, जहां भी जा रहे हो मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। वेलेन ने जवाब दिया, अभी के लिए मुझे बस स्टैंड तक पहुंचना है, वहां पहुंचकर मैं तय करूंगा कि आखिर जाना कहां है। दया मान गया और उसे बस स्टैंड तक ले गया। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस वाले बाइक चेक करते दिखे। ये देखकर दया ने तुरंत दूसरा रास्ता ले लिया। इसे देखकर वेलेन ने बेपरवाही से दया से कहा, वैसे मेरा बेटा कुमार पुलिस ऑफिसर है। दया चौंक गया, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? वेलेन ने जवाब दिया, मुझे मौका ही नहीं मिला इसे बताने का। कुछ देर बाद वेलेन बस का इंतजार करने लगा, लेकिन अभी भी उसे ये तय नहीं हुआ था कि उसे कहाँ जाना है। उसने दया से कहा, अगर मैं अपनी बेटी के पास जाता हूँ तो मेरा बेटा कुमार मुझे वहाँ ढूंढ लेगा और फिर से मुझे कमरे में बंद कर देगा। इसलिए मैं अपने गांव वापस जाना पसंद करूँगा। अगर कुमार मुझे वहाँ ढूंढना चाहेगा तो उसे बहुत समय लगेगा। वेलेन के गांव की बात सुनकर दया मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि उसका अपना गांव रास्ते में पड़ता था। उसने कहा, ठीक है, पहले हम मेरे गांव चलते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। आखिरकार तुम्हें अल्जाइमर है और कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि दया वेलेन को लूटने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसने उसके खाते में 25 लाख रुपए का बैलेंस देखा था।
रास्ते में दया ने अचानक बाइक रोक दी और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। वापस आने पर वेलन ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। वजह, वेलन ने फिर से सब कुछ भूल गया था और दया को अपने बेटे कुमार समझ लिया जो सिगरेट पी रहा था। गुस्से में उसने थप्पड़ मारा, लेकिन दया ने बहस नहीं की और चुपचाप सफर जारी रखा। कुछ समय बाद दया ने वेलन से कहा, हमारी बाइक में अब ज्यादा पेट्रोल नहीं बचा है, इसलिए हमें भरवाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ज्यादा नकदी नहीं है। वेलन ने कहा, कोई परेशानी नहीं, जैसे ही कोई एटीएम मिले हम पैसे निकाल लेंगे। कुछ देर बाद एक एटीएम मिला। वेलन ने दया को अपना कार्ड दिया और कहा, जाकर पैसे निकालो। लंबे सोच विचार के बाद वेलन ने आखिरकार पिन दी 1221, लेकिन दया ने उसे डाला तो वो गलत निकला। दया ने उसे फिर से याद करने को कहा और वेलन ने दूसरा नंबर दिया, लेकिन वो भी गलत था। अब एक और गलत प्रयास से कार्ड 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो सकता था। दया परेशान हो गया, अब क्या करूं? उसने सोचा। वेलन का अल्जाइमर उसे बार बार पिन भूलने पर मजबूर कर रहा था। अगली सुबह दया ने वेलन को एक डायरी दी और कहा, जो कुछ भी याद हो इसे डायरी में लिखो, अपने परिवार के बारे में और सबसे जरूरी तुम्हारा एटीएम पिन। ऐसा करने से तुम फिर से नहीं भूलोगे। दया ने अपनी खुद की नाम और नंबर भी डायरी में लिख दिया। बाद में वापस लौटते समय वेलन ने दया से कहा कि उसके पास अपनी दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वो दवा जो उसकी याददाश्त सुधारने में मदद करती है। दया ने सोचा कि ये वेलन को उसकी पिन याद रखने में मदद कर सकती है, इसलिए खुशी खुशी उसे पैसे दे दिए। वेलन दवा खरीदने चला गया, जबकि दया ने एक आदमी गणेशा को फोन करके कहा, मेरे पास एक RX 10,000 बाइक बेचने के लिए है। पता चला कि गणेशा भी दया की तरह शातिर और धोखेबाज था। तभी दया ने देखा कि वेलन एक बस में चढ़ गया। हैरान होकर वो दौड़ा और चिल्लाया, अरे हम बाइक से आए थे, तुम्हें तुरंत इस बस से उतरना होगा। लेकिन वेलन ने फिर से सब भूल गया था। उसे दया पहचान में नहीं आया और उसने उसे जानने से इनकार कर दिया। इस दृश्य को देखकर बस के यात्री सोचने लगे कि दया एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान कर रहा है। बस के यात्रियों ने दया से कहा, आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन फिर दया ने जल्दी से कहा, इस आदमी के पास एक डायरी है जिसमें मेरा नाम और फोन नंबर लिखा है। अगर आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो मेरे फोन की घंटी बजेगी। वही हुआ, फोन बजा, जिससे साबित हो गया कि दया सच बोल रहा था। इसके बाद वेलन उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया और वे गांव की ओर अपनी यात्रा जारी रखने लगे। रास्ते में एक गांव की सड़क से गुजरते समय दया ने जानबूझकर अपनी बाइक से एक बकरी को टक्कर मार दी। बकरी का मालिक ने पैसे मांगे क्योंकि बकरी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसने उनसे 5,000 रुपए मांगे। चूंकि उनके पास नकदी नहीं थी, वेलन ने दया को अपना एटीएम कार्ड दिया और कहा, जाकर 5,000 रुपए निकालो। इस बार वेलन को पिन सचमुच याद आ गई। दया एटीएम गया, पैसे निकाले और बैलेंस चेक करने का फैसला किया। उसे झटका लगा जब बैलेंस 25 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 8,000 रुपए था। ये देखकर दया दंग रह गया, लेकिन अभी उसे इस समस्या से निकलना था, इसलिए वो 5,000 लेकर वापस आया। उधर वेलन पहले से ही बकरी के मालिकों से बात कर रहा था। उसने उनसे कहा, पैसे निकालने गया लड़का मेरा बेटा कुमार है, जो वास्तव में एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुनकर बकरी के मालिक हैरान रह गए और जब दया पैसे लेकर वापस आया तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। सर, अगर आपने पहले बता दिया होता कि आप पुलिस ऑफिसर के परिवार से हैं तो हम कभी पैसे की मांग नहीं करते। बाद में वे दूसरे गांव पहुंचे। वहां वेलन ने दया से कहा, इस गांव में मेरा पुराना बचपन का दोस्त सुब्रमण्यम रहता है। मैंने उसे सालों से नहीं देखा, जाकर उसके बारे में पूछो। दया ने पूछताछ की और पता चला कि दोस्त का नाम सुब्रमण्यम नहीं बल्कि श्रीनिवासन था। अब रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक होटल में रुकने का फैसला किया। वेलन ने कहा, कल सुबह मैं जरूर सुब्रमण्यम से मिलूंगा। उस रात वे होटल में बैठकर शराब पीने लगे। शराब पीते समय दया ने देखा कि वेलन के पास 2 एटीएम कार्ड थे। एक कार्ड में सिर्फ 8,000 रुपए थे, जबकि दूसरे कार्ड में 25 लाख रुपए थे। उस दिन जब उसने पैसे निकाले थे, वेलन ने जानबूझकर कम बैलेंस वाला कार्ड को दे दिया था। अब दया को सच पता चल गया, पहला कार्ड असली खजाना था, लेकिन बिना पिन के वो बेकार था।
इसलिए उसने अपने दोस्त गणेशा को फोन करके सब बताया। इस आदमी के पास 2 एटीएम कार्ड हैं, एक में 25 लाख हैं, दूसरे में सिर्फ 8,000। गणेशा ने सलाह दी, एक काम करो, उसके कार्ड की फोटो खींचो और मुझे भेजो, मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाकर तुम्हें भेज दूंगा, फिर तुम उसके कार्ड बदल दो। इस बीच उससे पिन निकालने की कोशिश करो। दया ने योजना को अमल में लाया। उस रात शराब पीने से पहले उसने वेलिन के एटीएम कार्ड की फोटो गुपचुप तरीके से ली और गणेशा को भेज दी। शराब पीने के बाद दया को बहुत नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह जब वेलिन सुब्रमण्यम से मिलने जा रहा था तो उसने फिर से सब कुछ भूल गया, बल्कि ये भी कि दया कौन है। दया को उसे याद दिलाना पड़ा, मैं तुम्हारा साथी हूँ, हम साथ में तुम्हारे गांव की ओर यात्रा कर रहे हैं। उसने वेलिन को डायरी भी दिखाई जिसमें उसका नाम और नंबर लिखा था। वेलिन फिर से उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन तभी उनकी बाइक का पंक्चर हो गया तो वे मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक काम कर रहा था। इस दौरान दया अलग हटकर गणेशा से फोन पर बात करने लगा। वापस आने पर उसे पता चला कि वेलिन ने जुआ खेलकर और सट्टे में पैसे हार दिए थे। अब उसे वहां के लोगों से 10,000 रुपए का कर्ज था। अपनी मर्जी के खिलाफ दया को मजबूरी में वह राशि चुकानी पड़ी। अब तक गणेशा द्वारा बनाया गया नकली एटीएम कार्ड दया तक पहुंच चुका था, लेकिन पिन हासिल करना अभी भी जरूरी था और ये केवल दया ही कर सकता था। फिर से यात्रा शुरू करने पर वे एक मंदिर के पास पहुंचे। वेलिन अचानक बोला, मेरा एक दोस्त इस मंदिर में रहता है, तो उन्होंने तुरंत मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वास्तव में वो पुजारी वेलिन का पुराना दोस्त निकला। वेलिन को इतने सालों बाद देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, इतने लंबे समय बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब वेलिन तरोताजा होने गया तो पुजारी ने सच्चाई बताई। उसने कहा, इस आदमी का कोई बेटा नहीं है। दरअसल उसकी एक पत्नी थी, लेकिन वो कुछ समय पहले गुजर गई। हालांकि पुजारी, जो वेलिन का दोस्त था, को ये पता नहीं था कि वेलिन को अल्जाइमर है और दया ने उसे ये भी नहीं बताया। पुजारी के घर खाना खाने के बाद दोनों वहां से चले गए। वेलिन के झूठ को देखकर दया को लगा कि शायद वेलिन को वास्तव में अल्जाइमर है। यही वजह है कि वो बकवास करता रहता है। बाद में आगे यात्रा करते समय वेलिन ने दया को एक व्यक्ति श्रीधर के बारे में बताया, जो उसी शहर में एक सुपरमार्केट में काम करता था। वेलिन ने कहा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर दिला सकते हो? दया मान गया और चालाकी से सुपरमार्केट से श्रीधर का नंबर हासिल कर लिया। फिर दृश्य इंस्पेक्टर फरीदा पर शिफ्ट होता है, जो एक अपराध स्थल पर पहुंचती है क्योंकि वहां एक हत्या हुई थी। हैरानी की बात यह है कि ये वही घर था जहां हमने पहले वेलिन को हथकड़ियों में बंधा देखा था और जहां दया चुपके से घुसा था। अब उसी घर में हत्या हो जाने से कुछ तो गड़बड़ थी। और यही नहीं, जहां जहां दया और वेलिन अब तक रुके थे वहां हत्याएं हुई। दरअसल 3 हत्याएं पहले ही हो चुकी थीं। तो बड़ा सवाल उठता है, ये हत्याएं कौन कर रहा है, वेलिन या दया? इंस्पेक्टर फरीदा अब इस मामले को गंभीरता से लेती है और हर बारीकी की जांच शुरू करती है। इधर दया ने अपने दोस्त गणेशा के गांव में रुकने का फैसला किया, होपिंग वहां से कोई समाधान मिले और वेलिन के खाते से पैसे निकालने का तरीका भी। उस रात तीनों, वेलिन, दया और गणेशा, शराब पीने बैठे। दया और गणेशा ने सोचा कि शराब के नशे में वेलिन से एटीएम पिन निकाल लेंगे, लेकिन शराब शुरू करने से पहले ही वेलिन ने चुपके से उनकी ड्रिंक में निंद्रा रहित दवा मिला दी थी। इसे पीते ही दया और गणेशा बेहोश हो गए। फिर वेलिन ने चुपचाप अपना फोन चालू किया और श्रीधर को कॉल किया। उसने कहा, मुझे पता है तुमने उस लड़की के साथ क्या किया, मेरे पास उसका वीडियो है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे लीक करूं, तो मैं जो पता भेजूंगा वहां आ जाओ, वरना तुम्हारी पत्नी को ये वीडियो सबसे पहले मिलेगा। डर के मारे श्रीधर वेलिन द्वारा दिए गए पते पर पहुंच गया, जहां वेलिन पहले से मौजूद था। जैसे ही वो पहुंचा, श्रीधर ने वेलिन पर हमला कर दिया, लेकिन वेलिन उतना कमजोर नहीं था जितना दिखता था। उसने जोरदार तरीके से जवाबी हमला किया और श्रीधर को इतना पीटा कि उसकी हत्या हो गई। कुछ पल बाद पुलिस पहुंच गई। वेलिन ने जल्दी से अपना फोन नष्ट कर दिया, श्रीधर का फोन अपने साथ ले लिया और बंद रखा। अगली सुबह वेलिन जागा और ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ याद नहीं।
उसे एक सुनसान जगह पर कुछ चोटों के साथ पाया गया। उसने एक झूठी कहानी बनाई और कहा, कुछ लोगों ने मुझे अगवा किया और पीटकर यहाँ छोड़ गए। बाद में वे दया के गांव पहुंचे। कई दिनों बाद दया ने अपनी माँ से मुलाकात की, लेकिन खुशी के बजाय वो परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा एक चोर है जो अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। इधर वेलन दया के घर के अंदर था और उसके माता पिता की शादी की फोटो देख रहा था। इसे देखकर उसे अपनी शादी याद आ गई। उसने दया की माँ के साथ अपनी कहानी साझा की। वेलन ने बताया कि जब उसकी शादी हुई थी तो वो भी उतना ही खुश था। उसकी पत्नी एक मनोचिकित्सक थी, एक बहुत दयालु महिला जो दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। वो बहुत भावुक थी और हर किसी के साथ गर्मजोशी और करुणा से पेश आती थी। तो दोस्तों, रैम्बो को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा। अब एक दिन हमें पता चलता है कि वास्तव में वेलन की पत्नी मधु नाम की एक लड़की का इलाज कर रही थी। यह खुलासा होता है कि एक शिक्षक ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया था। वह शिक्षक और कोई नहीं बल्कि श्रीधर था, जिसे वेलन ने हाल ही में मार डाला था। इसलिए अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां दया और वेलन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में दया को अपनी मां का फोन आता है। वह उसे बताती है कि किसी ने उनके घर पर 10 लाख रुपए का चेक छोड़ा है। इससे दया को एहसास होता है कि यह काम केवल वेलन ने ही किया हो सकता है। वेलन उससे कहता है, मेरी कोई संतान नहीं है और यह पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए इस पैसे का उपयोग किसी अच्छे काम के लिए कर लो। आगे हम देखते हैं कि वे एक होटल में चेक इन करते हैं। वहां वेलन श्रीधर का फोन चालू करता है और अरुण नाम के एक व्यक्ति से संपर्क करना शुरू करता है। वह उससे कहता है कि उसे एक लड़की चाहिए जिसकी उम्र 10 से 15 साल के बीच हो और वह उसके लिए कोई भी रकम दे सकता है। यह बातचीत करने के बाद एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर उनके होटल के कमरे में आता है। जैसे ही दया वेलन के बटुए से पैसे देने वाला होता है, उसमें से कई सिम कार्ड गिर जाते हैं। इतने सारे सिम कार्ड देखकर दया पूरी तरह से हैरान रह जाता है और सोचता है कि वेलन इनका क्या कर रहा है। उसे अचानक वेलन पर शक होने लगता है। फिर दया वेलन की जांच करना शुरू कर देता है। नहाने से पहले वह अपना वीडियो कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग पर छोड़ देता है। रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखने के बाद दया को यकीन हो जाता है कि वेलन कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। दरअसल जब उसने वीडियो कैमरा चालू छोड़ा था तो उसने देखा कि वेलन शराब में कुछ दवा, एक बेहोश करने वाली दवा मिला रहा था। और जब उसने वेलन का फोन चेक किया तो उसने पाया कि वह अरुण नाम के किसी व्यक्ति से संपर्क कर रहा था और एक लड़की की मांग कर रहा था और उसी रात उनकी मुलाकात होनी थी। इसलिए दया उसका पीछा करने का फैसला करता है। जब वेलन अरुण से मिलने के लिए दिए गए पते पर जाता है तो दया चुपके से वेलन का पीछा करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वेलन के आने के बाद वह देखता है कि अरुण नहीं आया है, इसलिए वह वापस लौटने लगता है और तभी हम दया को देखते हैं जो वहां मौजूद था। जब दया देखता है कि जिस व्यक्ति से वेलन मिलने आया था वह नहीं आया तो वह वेलन से पहले वापस लौट जाता है और सोने का नाटक करता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक के माध्यम से हमें पूरी सच्चाई का पता चलता है। हमें पता चलता है कि मधु, जिसका वेलन की पत्नी इलाज कर रही थी, ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके साथ बलात्कार हुआ था और वह अपराध बोध से ग्रस्त थी। लेकिन मधु की मौत के बाद वेलन की पत्नी की सेहत बिगड़ने लगी। उसे अचानक अल्जाइमर हो गया और वह धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी। मधु को बचाने में असमर्थ होने का उसे गहरा अपराध बोध था और ऐसी ही अन्य कई लड़कियां थीं जिन पर दुष्ट लोगों ने अत्याचार किए थे। इसलिए वेलन की पत्नी वेलन को एक सूची देती है। वह कहती है, यह उन लोगों की सूची है जिन्होंने छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं इन सभी नामों को लिखना चाहती थी और यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उन्हें सजा मिले। अगर संभव हो तो कृपया उन्हें सजा दिलाने की कोशिश करना। और वह उसे यह डायरी दे देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वेलन की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अब कहानी वर्तमान में लौट आती है जहां दया गणेश को वेलन के असली स्वभाव के बारे में बताता है। वह कहता है, जिस आदमी को मैं इतना अच्छा समझता था वह असल में बहुत बुरा है। इस आदमी को अल्जाइमर नहीं है बल्कि उसे छोटी लड़कियों की लत है। इसलिए मैं इस आदमी को जाने नहीं देना चाहता। मैं इसे अपने गेस्ट हाउस ले जाना चाहता हूं जहां मैं इसे सबक सिखाऊंगा और दुखी करूंगा। मैं इसे अपना एटीएम पिन बताने के लिए मजबूर करूंगा और इसके सारे पैसे लूट लूंगा।
इसलिए दया वेलन को गणेश के साथ गेस्ट हाउस की ओर भेज देता है और खुद अपनी बाइक से उनका पीछा करता है। जब वेलन और गणेश कार में जा रहे होते हैं तो वेलन की नजर कार के कीचेन पर पड़ती है। इसे देखकर वेलन को एहसास होता है कि अरुण और कोई नहीं बल्कि गणेश ही है, क्योंकि अरुण की डिस्प्ले पिक्चर डीपी में एक सामान की रिंग थी। इसे देखकर उसे समझ आ गया था, लेकिन पक्के होने के लिए वेलन ने अरुण को कॉल किया। जब उसने उसे कॉल किया तो गणेशा का फोन बजा, जिससे वेलन को एहसास हुआ कि गणेशा ही अरुण था। गणेशा पहले से ही सब कुछ जानता था और वह कहता है, मेरा असली नाम अरुण है। मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे हो। कल रात ही दया ने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैंने यह योजना बनाई थी कि तुम्हें गेस्ट हाउस ले जाकर तुम्हें मार दूं। तो गणेशा ने वेलन को क्रूरता से पीटा और उसके हाथ पैर बांध दिए। कुछ देर बाद दया वहां पहुंचता है। जैसे ही दया पहुंचता है वह सबसे पहले वेलन के मुंह से कपड़ा हटाता है और उसके हाथ पैर खोल देता है। अब हमें एक ट्विस्ट पता चलता है। जब वेलन और गणेशा कार में थे, वेलन ने अपने मोबाइल फोन से दया को कॉल किया था। इससे दया को गणेशा और वेलन की पूरी बातचीत सुनाई दी, जिससे उसे एहसास हुआ कि गलत व्यक्ति वेलन नहीं बल्कि गणेशा था। फिर दया गणेशा से लड़ाई शुरू करता है। वेलन और दया उसे जोरदार तरीके से पीटते हैं और अंत में दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। जब वे कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो कोई उन्हें मिठाई ऑफर करता है। वास्तव में वेलन ने उन लड़कियों के परिवारों को न्याय दिलाया था जिनके साथ बलात्कार हुआ था, इसलिए वह खुशी खुशी मिठाई स्वीकार करता है। वापस लौटते समय हमें एक रहस्य पता चलता है। वास्तव में गणेशा को मारने वाला वेलन नहीं बल्कि दया था। हालांकि वेलन ने अपने नाम पर यह अपराध कबूल कर लिया। वेलन उसे कहता है, चाहे मैं 1 हत्या करूं या 5, मुझे जो सजा मिलेगी वह एक ही होगी। लेकिन अगर तुम एक हत्या करते हो तो तुम्हें भी मेरी तरह ही सजा मिलेगी। यहां सब कुछ साफ हो जाता है। वेलन ने अल्जाइमर का नाटक किया था और दया के साथ उन सभी जगहों पर गया जहां ये 5 लोग रहते थे। वह वहां गया और उन सभी को रात में मार डाला, जब वह और दया शराब पीकर बेहोश हो जाया करते थे। लेकिन वेलन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वह दया की शराब में बेहोश करने वाली दवा मिलाया करता था। अब दया एक आखिरी सवाल पूछता है, जब हम पहली बार मिले थे तो तुम उस कमरे में हथकड़ियों के साथ क्या कर रहे थे? वेलन सब कुछ समझाता है। वास्तव में मैं वहां पहले व्यक्ति को मारने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे हथकड़ियों में जकड़ लिया, लेकिन किसी तरह मैंने उसे मार डाला और उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जब मैं हथकड़ियों में था तो मुझे लगा कि मेरा अध्याय वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि हथकड़ियां नहीं खुल रही थीं। लेकिन फिर तुम आए और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए मैंने अल्जाइमर का नाटक किया। अगर किसी ने इन 5 लोगों को मारने में सबसे ज्यादा मदद की तो वह तुम हो। जानबूझकर या अनजाने में तुमने मुझे सबसे ज्यादा मदद की। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।